जय हिंद। आज हम डिस्कस कर रहे हैं FST 7 का पेपर 2। पेपर का लेवल अगर आप देखेंगे तो पेपर के सवाल थे वो सिंपल थे, सवाल ज़्यादा टफ नहीं थे। आपके पास फर्स्ट सेक्शन के अंदर आकर 4 सवाल हैं +4 -2, पर सवाल सिंपल है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आप मल्टीपल करेक्ट भी आप सही कर पाएंगे, गलती नहीं होगी। फिर आपके पास में ये जो आपके पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ सिंपल है, तीनों ही पैराग्राफ सिंपल है, ये आपसे हो जाएंगे। फिर अगर 14 प्रॉब्लम से उनमें से 10 सवाल करने हैं आपको, वो भी सिंपल है। और पेपर मतलब इजी की कैटेगरी में, इजी से थोड़ा सा ऊपर मान सकते हैं, पर पेपर के सवाल कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल फंसने वाला सवाल हो। अगर आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे सवाल हो जाएगा। हम पहले सवाल पे चलते हैं। इसमें बोला गया फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म केप्ट इन एयर चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहला, फॉर एवरी एंगल ऑफ डेविएशन देयर आर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर आप डेविएशन कर्व देखेंगे तो कैसे कर्व मिलता है मुझे, ये डेविएशन ऐसा कुछ कर्व मिलता है। तो हर एक डेविएशन कोरस्पोंडिंग 2 एंगल है, पर एक डेविएशन ऐसा है जिससे कोरस्पोंडिंग सिर्फ एक एंगल है। वो कौन सा डेविएशन है? मिनिमम डेविएशन। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास, गलत होगा। फिर बोला लाइट ट्रेवलिंग इनसाइड आइसोसेलेस प्रिज्म। यहाँ पे आइसोसेलेस प्रिज्म बना देते हैं। एक बार मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा। कौन से दो सरफेस से जा रही है ये नहीं बताया। एक बार मान लेते हैं कि भाई ये आपके पास में बराबर वाली साइड से आपके पास ये थीटा थीटा हो गया। तो यहाँ पे ऐसे एक साइड आ रही है, ऐसे एक रे आ रही है आपके पास, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे कैसे जा रहा है। तो बोला गया आइसोसेलेस प्रिज्म है, मैंने बना दिया और मिनिमम डेविएशन पे सेट किया है। अगर आपने इसको मिनिमम डेविएशन पे सेट किया, इसका मतलब ये वाला एंगल R1 और ये वाला एंगल R1 दोनों बराबर होंगे। ये R1 R2 दोनों बराबर हो तो RR लिख लेते हैं। अब देख ये वाला एंगल कितना तेरे पास, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा, नहीं सॉरी ये वाला एंगल कितना हो 90 -R1 और ये वाला एंगल भी कितना हो तेरे पास 90 -R1। ठीक है, ये वाली बात। ये वाला एंगल R हुआ थी परपेंडिकुलर 90 -R, ये 90 -R। तो अब आपके पास में ये दोनों एंगल बराबर है, मतलब ये भी ऐसा होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो ये वाला इसके पैरेलल होगा। तो अगर ऐसा केस होगा तो ये बात सही है। पर अगर ये ऐसा होता कि ये वाला एंगल थीटा होता, ये वाला थीटा होता, ये कुछ नया एंगल दैट इज 180 -2 थीटा जिसे बोल सकते हैं। इस वाले केस में क्या होगा, ये वाला एंगल तो कितना θ/2 बन जाएगा, बिकॉज वहां पे क्या होता है R1 + R2 = A होता है और मिनिमम डेविएशन में R1 R2 दोनों बराबर होते हैं, θ/2। तो ये वाला एंगल कितना बचा, θ/2। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना बचा तेरे पास, दिस विल बी 90 -θ/2। अच्छा, और ये वाला एंगल कितना बनेगा आपके पास, दिस एंगल इज अगेन 90 -θ/2। ठीक है, पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये वाले दोनों एंगल डिफरेंट है, तो अब की बार ये वाली जो साइड होगी वो इसके पैरेलल आएगी नहीं। तो अगर आपके पास में ये दोनों थीटा हो तो पैरेलल आ रहा है, पर अगर आपके पास ये दोनों थीटा है तो इस वाले केस में पैरेलल आएगा नहीं। तो इस वजह से बी ऑप्शन आपके पास गलत हो जाएगा। फिर हम चलते हैं सी ऑप्शन में। देयर आर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मैक्सिमम डेविएशन। वो बात तो सही है भाई, 2 एंगल आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आता है, या मोस्टली केस में IG और 90 डिग्री का रहता है आपके पास में, तो ये हो जाएगा। फिर आपके पास अगर आप डी ऑप्शन की बात करें, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल इंक्रीज इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीज्ड। देखिए अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर देंगे, एक जनरल केस बनाते हैं हम यहाँ पे, ऐसा कुछ ऐसा बनाया आप जनरल केस। डेविएशन फॉर्मूला आता है I + E - A। इससे क्या बोला, मिनिमम डेविएशन का केस है तो ये वाला एंगल फिक्स हो गया तेरे पास थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, और इन दोनों की वैल्यू A/2 होगी। अगर ये वाला मीडियम को और ज्यादा डेंसर करेंगे तो ये और ज्यादा दूर जाएगा नॉर्मल से, बिकॉज जब ज्यादा डेंसर से में जाएगा तो और I आएगा आपके पास में, तो ये वाला एंगल ही बढ़ेगा, ये वाला एंगल ही बढ़ेगा। जैसे जैसे मीडियम को डेंस ज्यादा करेंगे वैसे वैसे I भी बढ़ेगा और E भी बढ़ेगा, और I और E अगर दोनों बढ़ेंगे तो डेविएशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास, बढ़ जाएगी। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है इसके, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 26 प्रॉब्लम आपसे बोल रहा है कि 2 स्फीयर है आपके पास, इस अंदर वाले स्फीयर का नाम है A, बाहर वाले स्फीयर का नाम है B। हमने क्या किया, बाहर वाले स्फीयर को अर्थ कर रखा है। आपको बोला गया कि आपने इस वाले स्फीयर पे Q चार्ज गिवन है, तो क्या होगा देखिए, अगर आप यहाँ पे Q चार्ज देंगे तो यहाँ पे कितना है आपके पास -Q आ जाएगा। क्लियर, ये तो आना ही आना है। यहाँ पे कुछ Q डैश चार्ज आएगा ताकि इसका पोटेंशियल कितना बन जाए, 0 बन जाए। अब आप ये बताइए इस Q डैश की वैल्यू कितनी हो ताकि यहाँ का पोटेंशियल 0 हो, तो हम क्या लिखते हैं, K Q - Q + Q डैश डिवाइड बाय इसकी रेडियस। इसकी रेडियस हम कुछ मान लेते हैं R, दैट शुड बी = 0। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे Q डैश की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास, 0, तो ये वाली वैल्यू 0। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया आपको, यहाँ पे +Q है -Q, यहाँ पे 0। तो इससे क्या बोला पहले सब ऑप्शन में, चार्ज अपीयरिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ B, इनर सरफेस ऑफ B इज -Q, बिल्कुल सही बात, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड A इज 0।
देखिए इसके अंदर तो जीरो होगा बिकॉज चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी वजह से अंदर कोई EFI नहीं आएगा। अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखेंगे ना, ए के बाहर अगर आप देखेंगे तो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो कितना होगा K/r², r यहाँ सेंटर से डिस्टेंस, बाहर फिर आप चले जाएंगे फिर जीरो हो जाएगा। तो इसने बोला आउटसाइड ए जीरो, आउटसाइड ए हर रीजन में जीरो नहीं है, यहाँ पे नॉन जीरो है, इस वजह से बी ऑप्शन सही नहीं हुआ। फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज नॉट जीरो, बिल्कुल सही बात, इन दोनों के बीच का जो फील्ड है वो नॉन जीरो, इसी पे तो हम बात कर रहे थे। डी ऑप्शन, चार्ज अपीयरिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ बी, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है वो जीरो है, वो हमें दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से दोस्त इसका ए सी डी ऑप्शन करेक्ट होता है। 27 आपसे बोल रहा है कि लीस्ट काउंट स्टॉपवॉच का जो आपके पास है वो 1.1/5 सेकंड, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/5 सेकंड लिख दिया। फिर इसे बोला दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, और वो इस घड़ी का यूज करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में टाइम निकालने के लिए। तो उसने बोला पर्सन ए टेक्स द टाइम पीरियड ऑफ 30 ऑसिलेशंस, वो 30 ऑसिलेशन का टाइम देता है, और पर्सन बी देता है आपके पास 50 ऑसिलेशन का टाइम। तो अब आप देखिए जो पर्सन ए है आपके पास, पर्सन ए, तो कितने ऑसिलेशन का टाइम दे रहा है आपके पास, 30 ऑसिलेशन का टाइम है, वो मान लेते हैं कुछ टी टाइम है, 30 एक ऑसिलेशन को टी टाइम लगता है, प्लस एरर कितना संभव है आपके पास 1/5 सेकंड, ठीक है जी। अच्छा यहाँ से आपके पास में ये जो टोटल टाइम आया था, ये मान लो ये टोटल टाइम लगा 30 ऑसिलेशन में, टी टाइम जो है ना वो 30 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम है आपके पास, और डिवाइड बाय आप कर दीजिए 30। तो यहाँ पे जो एरर है, एरर एक ऑसिलेशन कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एरर बची है आपके पास 1/50 इंटू में 30 सेकंड, ये एरर है आपके पास कॉरस्पॉन्ड टू 1 ऑसिलेशन, क्लियर। अगर आप बात करें पर्सन बी की, पर्सन बी क्या बोल रहा है कि उसमें जो एरर है वो कितनी है 1/5 सेकंड है, अगेन पर वो कितने ऑसिलेशंस में है 50 ऑसिलेशंस में, दोस्त यहाँ पे कितनी है 1/250, यहाँ पे ऑसिलेशन, यहाँ पे एरर है 1/50 सेकंड, क्लियर। पहला ऑप्शन क्या बोला, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ वन टाइम पीरियड बाय ए इज स्लाइटली ग्रेटर देन बी, एरर किस में ज्यादा है, ए में ज्यादा है बी में ज्यादा है, ए में एरर आपके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, तो ए ऑप्शन सही हो गया। फिर आपसे बी ऑप्शन इसका जस्ट उल्टा है, जो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सी में चलते हैं, एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, जिसमें एरर कम है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, तो बी में एरर कम है तो बी की एक्यूरेसी क्या है ज्यादा, इस हिसाब से आपके पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रोल नंबर 28 आपके पास बढ़िया सवाल है, आपको बोला कि हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर मतलब प्लेन सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, वहां पे ऐसे 3 मासेस को रोड से जोड़ के रखा गया था, रोड का कोई मास नहीं है। फिर क्या होगा दोस्त, यहाँ से एक रोड आ रही है वो उससे टकराती है, और ये सॉरी यहाँ से एक बॉल आती है वो इस सेटअप से टकराती है और रुक जाती है, ये इस वाले पॉइंट पर टकराती है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट दिखाया गया आपको। अब हम क्या बोलते हैं भाई, अगर ये आया फिर टकराया और फिर रुक गया, इसका मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो मेरे पास इनिशियल लीनियर मोमेंटम mv0 था, फाइनल 3m इनटू में vcm, m ने m को मार दिया तो vcm की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास v0/3, मतलब ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। कब, जब ये कोलिजन खत्म हो चुका है, तो मैंने बोला यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कुछ होगा, वो इधर मूव करेगा आफ्टर कोलिजन किस वेलोसिटी से v0/3 से, ठीक है। अब क्या होगा, ये सिर्फ रोटेट भी करेगा, बिकॉज अगर ये m सेंटर पे टकराता तो रोटेशन नहीं आता, पर अभी जो ये इंपल्स दे रहा है ये तो लीनियर इंपल्स की वजह से मोमेंटम आ गया इसका कुछ, तो इस इंपल्स की वजह से कुछ एंगुलर इंपल्स भी आएगा, और एंगुलर इंपल्स की वजह से बॉडी रोटेट भी करेगी। ये तो आप फील भी कर सकते हैं कि अगर कुछ यहाँ पे टकराएगी चलेगी भी बॉडी और साथ में घूमेगी। तो मैंने ये बोला कि इस वाली बॉल ने जिसको इंपल्स दिया वो इंपल्स कितना था, दैट इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, कितना मोमेंटम चेंज किया इसने, पहले 0 था अब आपके पास हो गया mv, मतलब इतना लीनियर इंपल्स यहाँ पे इंपार्ट हुआ, यहाँ पे ऐसे इंपल्स इंपार्ट हुआ। तो मैं इसको एक अलग तरीके से मैं व्यू कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी टकराने से इंपल्स मिला l, इंपल्स मिला, फाइन। अब इस इंपल्स की वजह से एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास के, तो ये एक राइट सॉरी आपके पास इक्विटी ट्रायंगल है, अगर आप सेंटर ऑफ मास के बोर्ड इसका इंपल्स निकालें कितना है आपके पास l इनटू में ये डिस्टेंस कितनी आएगी, वो आपके पास जो ये आगे l हो जाएगी, तो l cos 30, फिर सेंट्रोइड होता है तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको। तो ये आ गया l, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास, ये डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, पास इस विल बी a और बाय 2√3, ये एक्सप्रेशन आएगा तेरे पास, अगर ये l है तो क्लियर, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा तेरे पास i इनटू में ओमेगा, इस वाले पॉइंट के बोर्ड सिस्टम का i निकालना है। तो मैंने बोला ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी l/√3, क्लियर, ये l/√3 होगी आपके पास, तो आप कहेंगे i इज इक्वल टू m l² by 3
थ्राइस बिकॉज 3 का चाहिए, तो ये साफ हो गया आपके पास आई इंटू ओमेगा। मैंने क्या किया, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू आई ओमेगा, यहां तक ठीक है। एल से एल आपके पास साफ हो जा रहा है, क्या बच रहा है, जो ओमेगा की वैल्यू आई है मेरे पास वो कितनी आई, ओमेगा इज इक्वल टू दिस विल बिकम, इस एल की वैल्यू हमारे पास है एम वी नॉट ना, एम वी नॉट, तो ये एम से एम साफ हो गया दोस्त तेरे पास, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई वी नॉट डिवाइड बाय 2√3 यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तो पूरा लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालता हूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी, हाफ 3m v0/9 प्लस हाफ आई की जगह ml² आया पूरे का, हमने अभी निकाला, ये पूरे का आई है ना इतने का, इनटू में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है v0² डिवाइड बाय 4 3 और ये l² साफ होगा दोस्त तेरे पास। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो तेरे पास आया वो आया दिस विल बी 1/6 प्लस यहां से कितनी वैल्यू बन गई तेरे पास 1/24 m v0²। इनिशियल पता है मुझे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो वो कितना था मेरे पास हाफ m v0², दोनों का डिफरेंस कर दे तो कितना है तेरे पास 1/2 - 1/6 - 1/24 m v0²। एलसीएम उठा लेते हैं इसका, 24 ये 12 आ गया और ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, कितना है दोस्त तेरे पास, ये 5 7 7/24 दिस इज इक्वल टू 7/24 m v0²। ये मैच कर रहा है क्या, हाँ ये तो डी ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा टेंशन कैसे देखा जाए, टेंशन के लिए तो ये बोल सकता है कि इस पर अगर तो एफबीडी ऐसे देखेगा, यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है, इसको नया बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, तो हम क्या बोलेंगे, इस मास पे एक टेंशन इधर लग रहा है, एक टेंशन इधर लग रहा है, क्लियर, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है। तो मैंने बोला तो टेंशन के कंपोनेंट है सेंटर के अराउंड, वो कितना है तेरे पास 2t cos 30, सही है दोस्त, ये t का कंपोनेंट इधर तोड़ दिया, 8t का इधर तोड़ दिया, सेंटर ऑफ नेट आ गया, इज इक्वल टू किसके बराबर है तेरे पास m ओमेगा² की वैल्यू कितनी v0² और 4 इनटू में 3 इनटू में l², ठीक है, m ओमेगा² और r की वैल्यू कितनी है, इस रेडियस में रोटेट कर रहा है। अच्छा जी, ये वाली रेडियस कितनी होगी आपके पास l/√3 होगी इक्विडी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अब आप इसे प्रोसीड कर दीजिए, l से l साफ हो गया जी, cos 30 वैल्यू पुट कर देते हैं, cos 30 वैल्यू कितनी बनी तेरे पास √3/2, 2 ने 2 को मार दिया, तो टेंशन तेरे पास कितना आ गया m v0² और ये आया तेरे पास 12 36, ठीक है 36, ठीक है, और कुछ बच रहा है कि l बच रहा है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है क्या, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। बढ़िया सवाल था, एक बार आप देख लीजिए इसका। तो जो प्रॉब्लम है 29 और 30 वो सवाल अगर आपको स्टैंडिंग वेव का बेसिक नॉलेज है तो सवाल हो जाएगा। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ऐसी होती है, ये वाला पार्ट एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है और ये वाला आपको जो एसएचएम का जो इक्वेशन है वो है। आपके पास होता क्या है, जो आप स्टैंडिंग वेव है उसमें हर एक पार्टिकल एसएचएम मोशन करता है, उनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट होते हैं, जैसे इसका एम्पलीट्यूड इतने में कर रहा है, ये से ज्यादा में कर रहा है, क्लियर है। अब क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इस वाले पॉइंट का नाम मान लो कुछ ए दे दिया, इसका नाम कुछ बी दे दिया, ए और बी पॉइंट का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, पर दोनों का फेज सेम है, मतलब इस वाले में लाई करने वाले सबका फेज सेम है, इसमें लाई करने वाले सबका फेज सेम है, इसमें लाई करने वाले सबका फेज सेम है, तो इसमें दो फेज डिफरेंस मिलते हैं, जैसे इसके पार्टिकल में 0 है और इसका नाम सी है, तो ए और सी में कितना है पाई है, और सी और डी में दोस्त 0 है, तो इस वाले में और इस वाले में 0, इन दोनों में आपके पास पाई होता है, ये बात आप जानते होंगे। अब इसमें क्या है ना कि अगर एक जब आपके अपने एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम पे जाएगा तब ये दूसरे वाला भी जाएगा, सिमिलरली ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, इतनी बात समझ में आती है आपको। तो और इसमें एनर्जी की अगर आप बात करें तो जब ये अपने पास ऐसी वाली शेप में होता है तब पोटेंशियल एनर्जी इसमें मैक्सिमम है, फिर जब मीन पोजीशन पे आएगी पूरी तरह से एक साथ मीन पोजीशन पे आएगी, इसकी नीचे तरफ वेलोसिटी होगी, इसकी ऊपर की तरफ होगी, तब सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी में होगी। स्टैंडिंग वेव में ऐसा होता है जब मैक्सिमम पे है तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, जब मीन पोजीशन पे सब पार्टिकल एक साथ आ रहे होते हैं तब उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इससे बोला स्टार्टिंग फ्रॉम t is equal to 0 एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इज कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फर्स्ट टाइम एट t। तो इससे बोला अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, तो पहली बार वो टाइम कब आएगा जब आपके पास सारी एनर्जी किसमें हो, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो। तो मैंने बोला यार हम इसका फेज से खेलते हैं, इसका एम्पलीट्यूड कुछ मान लो ये अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जा रहा है, ए में तो ये इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर होगी,
क्लियर? इसकी क्या ए से लेके माइनस ए के बीच में कुछ भी नहीं कर सकती है भाई, ए से 0 से लेके ए के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया मैक्सिमम, इसका फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज कोई भी एम्पलीट्यूड हो, अगर एक पार्टिकल मैक्सिमम पे गए सबके सब मैक्सिमम पे जाएंगे। तो मैंने किसी एम्पलीट्यूड फर्क नहीं डालता, कुछ भी मान लीजिए आप। अब इस पे चलते हैं। ये आपके पास में अगर आप देखेंगे t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड मान लिया हमने a, तो t इज इक्वल टू 0 पे जो y होगा वो कितना आएगा आपके पास a cos pi by 3। तो कितना बन गया तेरे पास a by 2। ठीक है जी। वेलोसिटी चेक करते हैं पार्टिकल की, v by का जो वेलोसिटी आएगा वो कितना है, del y by del t आएगा। उसको क्या लिखेंगे हम, a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस pi by 3 और यहाँ पे माइनस, हमने इसकी वैल्यू a मान रखी है। ठीक है जी। अब ये t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो तेरे पास नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, t इज इक्वल टू 0 पे ये टर्म सारी पॉजिटिव, वेलोसिटी कैसे नेगेटिव। अब हम इसका फेजर बनाते हैं। हमने फेजर बनाया, फेजर में हमने ये माना कि जो पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है वो इस प्लेन पे कर रहा है। मैं इस पे एसएचएम मानता हूं ना, लोग मोस्टली इस पे मानते हैं पर मैं ऐसे इस पे करता हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो और आपको पता है इनिशियली पार्टिकल कहां पे था, a/2 पे, पॉजिटिव a/2 पे था। तो मैंने यहां पे मान लिया कि पार्टिकल यहां पे कहीं पे होगा a/2 पे, और जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो यहां पे होगा, और ये वाला एंगल जो आपके पास होगा वो 60 डिग्री होगा बिकॉज़ a को 60 कितना होना चाहिए, a/2। क्लियर? अच्छा, अब या तो यहाँ पे होगा जो पार्टिकल घूम रहा है, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, या फिर यहाँ पे होगा। अब कैसे चेक करें, वेलोसिटी से चेक करते हैं। अगर वेलोसिटी इस इंस्टेंट पॉजिटिव है, मतलब ये पार्टिकल अगर इस तरफ जा रहा था तब तो ये वाला पॉइंट होगा, और अगर ये एसएचएम वाला पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा तो सर्कुलर मोशन पे ये वाला पार्टिकल है। अब तो होता वेलोसिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वेलोसिटी के पास नेगेटिव है, मतलब भाई साहब फेजर वाला पार्टिकल यहाँ पे है। क्लियर? अब इसने बोला कि ये वाला पार्टिकल जो सर्कल वाला पार्टिकल जो एसएचएम वाला पार्टिकल अभी यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, अब ये कहाँ पे पहुंचना चाहिए, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए जहां पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। अब पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ पे होती है, जब पार्टिकल का जो जो डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम हो जाए, एम्पलीट्यूड पहुंच जाए। तो वो कब आएगा, जब पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो सर्कल वाला पार्टिकल तो कितना पहुंच जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल चला, ये वाला एंगल तेरे पास 60 है, तो ये कितना है 30 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना है तेरे पास 120 डिग्री। कितना एंगल ट्रैवल करना है इसको, 120 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम देखते हैं। टाइम कितना होता है तेरे पास, ये एंगल कितना है तेरे पास 2π/3 आता है, तो 2π/3 डिवाइड बाय ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमने सवाल में गिवन है 100π, तो 100π हमने लिख दिया, पाई से पाई साफ हो गया। तो ये कितना आ गया 50, तो कितना है 1/150 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ए मैच कर गया। फिर दूसरे सवाल में क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इज कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी। कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी कब होता है, जब सब पार्टिकल कहां पे दोस्त मीन पोजीशन पे। तो ये वाला पार्टिकल एसएचएम वाला पार्टिकल पहली बार जब मीन पोजीशन पे आएगा तो यहां से यहां मूव करेगा, तो सर्कल वाला पार्टिकल यहां से यहां मूव करेगा, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो एंगल कितना है π/6 डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100π, तो पाई ने पाई को मार दिया तो 1/600। तो ये तो आपके पास आंसर आया 30 का, और ये आया 29 का। इज इट क्लियर? क्या करना है हमें, बस आपको ये पता होना चाहिए कब पोटेंशियल मैक्सिमम और कब पोटेंशियल मिनिमम। पॉइंट नंबर 31 32 पैराग्राफ है आपके पास, और आपसे बोला गया कि आरसी सर्किट का सवाल है। अगर आपने नोट से ढंग से पढ़े होंगे जिसमें आपको टाइम कांस्टेंट निकालना सिखाया गया था, तो ये सवाल आपसे हो जाएगा। इससे बड़ा पहले ये स्विच बंद था, पहले स्विच बंद था तो ये कैपेसिटर क्या हो रहा है दोस्त, चार्ज हो रहा है। अरे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इसका जो टाइम कांस्टेंट था उसको τ1 बोला गया, τ1। तो कैसे निकालते थे τ, तो याद है हम क्या करते थे, पहले स्टेप बैटरी को शॉर्ट करते थे, तो हमने बैटरी को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी को शॉर्ट कर दिया। फिर हम क्या करते थे, कैपेसिटर को ओपन कर देते थे, कैपेसिटर को ओपन कर दिया, पॉइंट मार्क कर देते AB, डन। फिर हम देखते थे RAB कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देख दो RAB कितना आ रहा है, ये शॉर्ट हुआ तो ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं, ये भी कोई काम का नहीं, तो RAB कितना आ गया, सिर्फ R आ गया। तो टाउ कितना होता है, R × में C, ये R × में C होता है। अलग अलग अप्रोच बताई थी मैंने अपने नोट्स में, आपको ये बताया था, स्टेप बाय स्टेप लिखवाया। फिर अगर आप देखेंगे, अगर उसमें बोला गया कि बैटरी ऐसे ही वैसी है, इस स्विच जो सर्किट था वो हम एक बार रीड्रॉ कर दे रहे हैं वापस। इस तरीके का सर्किट है हमारे पास। फिर बोला कि इसको कंप्लीट चार्ज किया गया था ऐसे बंद करके, अब फिर क्या किया, इसे ओपन कर दिया। अब आपने इसे ओपन कर दिया, अब आप बताइए नया सर्किट का जो τ2 होगा वो कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्त, अगेन वही टास्क। अब तो सर्किट ओपन हो गया, बैटरी रही नहीं,
तो हम इसको पहले ओपन करेंगे, फिर बैटरी शॉर्ट कर देते, बैटरी तो है ही, शॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं। ए बी लिखा, आर ए बी निकाला। अब आर ए बी कितना है, ये आर दोनों मिली कितने हुए दोस्त, r/2, और ये कितना 3r/2। तो आर ए बी कितना है तेरे पास 3r/2। तो टाउ कितना आ जाएगा 3r/2 इंटू में सी। जो तेरे पास 31 प्रॉब्लम है उससे पूछा τ1/τ2। τ1 किसको बोला है उसने, τ1 बोला चार्जिंग वाले को, τ1 में τ2 कर ले तो कितना है तेरे पास 2:3 आ जाएगा। दोनों का रेशियो निकाले ना, कितना है 2:3 आ जाएगा, τ1/τ2 2:3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तेरे पास, ए ऑप्शन करेक्ट होगा 31 का। अब देखिए 32 में इसने बोला व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हीट जनरेटेड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इज लॉस्ट इन आर। अब सुना मेरी बात को, अब यहाँ पे कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर को आपने पूरा चार्ज किया, फिर इसे ओपन किया। तो मान लो जब आपने इसको पूरा चार्ज करके ओपन किया तो उस टाइम पे जो इसके पास एनर्जी थी वो कुछ यू थी, क्लियर। फाइनल स्टेट में क्या होगा, सारी चली जाएगी, इसके पास लॉस हो जाएगी। तो वो एनर्जी किसमें कितना निकल जाएगी हमें थोड़ा चेक करना है। तो देख, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आर और आर की वजह से कितना मिल जाएगा तेरे पास r/2, इतना समझ सकते हैं तो r/2। अगर मैं तुझसे ये पूछूं कि इसमें और इसमें कितनी कितनी लॉस होगी, तो हम क्या बोलते हैं, पावर होता है I²R, पावर इज इक्वल टू I²R। तो I तो किसी भी इंस्टेंट में दोनों में सेम होगा, तो जो पावर लॉस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो तू ये बोल सकता है कि इसमें जो पावर लॉस हो रहा होगा वो हो रहा r/2 डिवाइड बाय रेशियो करना है ना, r+r/2 इंटू में u। तो कितना है तेरे पास, ये जो लॉस हो रहा है ये कितना है तेरे पास, दिस विल बिकम u/3, मतलब u/3 एनर्जी से लॉस हो रही है। पर ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा है। तो सोच के देख, ये दोनों पैरेलल में थे, एक आर और ये दोनों आर, इन दोनों से मिलके पता है कितनी एनर्जी लॉस हो रही है u/3, और दोनों पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इन दोनों में जो पावर लॉस होगा बराबर होगा, मतलब ये u/3 दो रेजिस्टेंस में जा रही है, इसमें और इसमें। तो एक रेजिस्टेंस में बता कितनी जा रही है, बिकॉज़ हमसे एक ही पूछा गया ना, तो उसमें कितना जा रहा होगा दोस्त, u/6। मतलब अगर कैपेसिटर के पास में पावर कुछ u है तो आपके पास में जो R1 से लॉस आएगा वो कितना आएगा आपके पास, u/6। तो रेशियो कितना आएगा 1/6। इस हिसाब से इसका ऑप्शन, दोनों का ही ऑप्शन एक करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो एक्सप्रेशन यहाँ से लिखा है आपके पास, दिस इज v इज इक्वल टू k x0² डिवाइड बाय 2m का रूट, इतना आगे इसकी वेलोसिटी। और इसी इंस्टेंट पे इससे कांटेक्ट यूज करेगा। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमें ये निकालना है कि स्प्रिंग मैक्सिमम कितना एक्सपेंड हो सकता है। तो इसका एक तरीका है ना, हमारे पास हाफ मास जो रेड्यूस्ड मास होता है इनटू में v रिलेटिव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k x²। ये आते सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो सकती है इतनी हो सकती है। तो हाफ रेड्यूस्ड मास निकालिए, रेड्यूस्ड मास कितना आएगा आपके पास 2m/3, और v रिलेटिव दोस्त क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है उस टाइम पे, तो इसकी जो वेलोसिटी है वही v रिलेटिव है, इसका स्क्वायर करें तो कितना बनेगा k x0² डिवाइड बाय 2m इज इक्वल टू हाफ k x²। हाफ ने हाफ को मार दिया, k ने k को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। तो x की वैल्यू कितनी है तेरे पास, m ने m को साफ कर दिया, तो x की वैल्यू इज x0/√3। मतलब इस स्प्रिंग में जो मैक्सिमम एक्सटेंशन पॉसिबल है दैट इज x0/√3। तो आपके पास जो मैक्सिमम सेपरेशन आएगा, सेपरेशन वो कितना है आपके पास, पहले लेंथ कितनी थी आपके पास l, और सेपरेशन कितना हो गया x0/√3। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका 31 का ए हो गया। फिर आपने 34 में क्या बोला गया कि जिस टाइम पे आपने ब्लॉक को रिलीज किया, यहां से जब रिलीज किया ना वो टाइम बोला t = 0, और जब इस ब्लॉक ने कांटेक्ट लूज करा उस टाइम बोला ΔT। तो कब कांटेक्ट लूज किया, जब यहां पे आ गया, ये टाइम कितना है दोस्त तेरे पास ΔT। इस ड्यूरेशन के अंदर सेंटर ऑफ मास का जो एवरेज एक्सीलरेशन है वो कितना है। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, वेलोसिटी किसकी निकालनी है, बी ब्लॉक की निकालनी है, सेंटर ऑफ मास की निकालनी है, किसका पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा है ना। तो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, बी इनिशियल, किसका, सेंटर ऑफ मास का 0 था, क्योंकि इनिशियल जब आपने इसको यहां से छोड़ा, जब इस वाले 2m को यहां से छोड़ा तो ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, तो 0 हो गया। अगर आप बात फाइनल की बात करें, फाइनल तो हम बोल रहे हैं कि इस वाली कंडीशन में इसकी वेलोसिटी b है पर इसकी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी तेरे पास, दैट इज हम क्या लिखते हैं सेंटर ऑफ मास, m1 v1 + m2 v2 डिवाइड बाय m1 + m2। तो ये आया 2mv डिवाइड बाय 3m, m से m साफ हो गया तो 2v/3 आ गया तेरे पास, 2v/3। तो मैंने बोला यहाँ पे जो आपके पास एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा 2/3, और वेलोसिटी कितनी है आपके पास, √k x0² डिवाइड बाय 2m डिवाइड बाय ΔT।
इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी, दिस विल बी इज इक्वल टू √2/9 k by m x नॉट बाय डेल्टा टी आ जाएगा ना ये, इसको अंदर लेके जाएगा 4 बन जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्लियर? तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 33 34 दोनों के ही ऑप्शन ए करेक्ट है। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो आपको पता तो आप एक और तरीका भी लगा सकते हैं। जिस टाइम पे मैक्सिमम सेपरेशन हो रहा होता है उस टाइम पे आपके दोनों कैपेसिटी सेम होती है, तो आप वो बेसिक से करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके वेलोसिटी निकालेंगे, फिर निकालेंगे, वैसे भी होने तो लेंथी होता है। क्लियर? ये रेडियस का कांसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। 35 आपके पास बोल रहा है कि 70 डिग्री से 60 डिग्री बनने में 5 मिनट लगते हैं, तो आप बताइए 60 से 50 बनने में कितना टाइम लगेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम इसमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे। इस तरीके से और बहुत सिंपल रहता है, आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगा लीजिए। वो क्या बोलता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बोलता है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमने लिखा कि कितना टेम्परेचर फॉल किया, 70 - 60, एवरेज लगा लो हमेशा, ठीक है? कितना टेम्परेचर फॉल किया, 70 - 60, कितना टाइम लगा, 5 मिनट। इज प्रोपोर्शनल टू कुछ क्वेश्चन मान लेता हूं सी, टेम्परेचर डिफरेंस। किस तरह टेम्परेचर डिफरेंस? बॉडी का और सराउंडिंग का। पर बॉडी का टेम्परेचर लिखिए क्या, ये तो वैरी कर रहा है, बॉडी का टेम्परेचर क्या लेंगे, एवरेज टेम्परेचर लेंगे इस टाइम पे। तो इतना एवरेज टेम्परेचर है माइनस कितना आएगा आपके पास में, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना आएगा, 30 डिग्री। फाइन। सिमिलरली आप इसके लिए लिखिए कितना टेम्परेचर में डिफरेंस आया, इतना, कितना टाइम लगा, मान लीजिए कुछ T इज इक्वल टू C। फिर आप इसका एवरेज टेम्परेचर लिखिए बॉडी का कितना है आपके पास, 60 + 50 डिवाइड बाय 2 माइनस 30 डिग्री। क्लियर? अब आप इन दोनों डिवाइड मान लीजिए, C आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से T की वैल्यू निकालेंगे तो T की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, T की वैल्यू आपके पास आ जाएगी T इज इक्वल टू विल बी 7। आप कर सकते हैं इसको ऐसे, आप डिवाइड मान लीजिए, यहाँ पे कितना बना मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जिसमें T/5 इज इक्वल टू C से C साफ हो गया आपके पास। अच्छा ये वाली वैल्यू कितनी बनी, 130 ना, 130 डिवाइड बाय 65 - 30 हुआ, तो ये कितना बना आपके पास, 35 आ गया ऊपर। ठीक है जी, तो नीचे अगर आप देखें तो ये बना 55 - 30, तो ये कितना बना, 25 बना, तो 5 और T की वैल्यू कितनी है तेरे पास, 7 मिनट। डन। तो ये सवाल आपके पास खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 36। उसमें तुझे क्या बोला गया, द इंटेंसिटी ऑफ टू साउंड सोर्सेज आर इन रेशियो I1 रेशियो I2 जो तेरे पास है वो कितना है, 16/9। तुझसे बोला गया मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी है, तो मैंने बोला Imax का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, दैट इज √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है? और अगर आप I मिनिमम निकालेंगे तो I मिनिमम कितना होता है, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला बेस है, अब इसको कर लेते हैं। तो ये कितना बनेगा, 4 और 3 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और 3 1 का स्क्वायर। ये आ गया Imax बाय I मिनिमम, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 49। और ये किसके बराबर है, 7 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। क्लियर? दोनों सवाल आपके पास सिंपल है। रोल नंबर 37 ऑप्टिक्स का सवाल है। आपको बोला गया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ 1 mm है। 1 mm बहुत छोटा है। जब छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं तो आप क्या कहते हैं, डायरेक्टली लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला लगा देते हैं। इसको यहाँ पे एक बंदा देख रहा है, तो आपसे पूछा गया कि ये जो आपके पास इमेज देख रहा होगा उसका साइज कितना होगा। तो मुझे पता है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला आता है कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन में, वो आता है μ1 μ2 डिवाइड बाय v/u का, ऐसा एक्सप्रेशन आता है, μ1 μ2 v/u का होल स्क्वायर। ठीक है? सबसे पहले v निकाला जाए, तो मैंने कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया, μ2/v - μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। μ2 कितना है, 1, μ2/v निकालना है, माइनस μ1 μ2/v - μ1/u, u की वैल्यू कितना आएगा, -15 आएगा साइन कन्वेंशन की वजह से, इज इक्वल टू μ2 - μ1, ये वैल्यू आ गई दिस। r के तेरे पास कितने की नेगेटिव आएगी, -10। इसको सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा क्या वैल्यू आ रहा है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1/v, ओके, दिस विल बी प्लस 1/10 ना, 5 3 5 10, ओके फाइन। और ये वाली वैल्यू कितनी है तेरे पास, 1/20, बहुत बढ़िया। तो v की वैल्यू कितनी है तेरे पास, v की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 1/20 - 1/10, 20 एलसीएम ले लिया हमने, तो 1 - 2 कितनी, -1/20, सॉरी 1/v, दिस इज 1/v। तो v आ गया तेरे पास -20। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन, कि इमेज किस तरफ है, इस तरफ है, मतलब इमेज यहाँ से 20 सेंटीमीटर तो यहाँ पे चल रही है। ठीक है? यहाँ पे जो आपके पास में लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन आएगा उसका फॉर्मूला पता है आपको, दैट इज μ1/μ2 v/u। μ1 की वैल्यू कितनी है, μ1
3/2 जहाँ पे इंसिडेंट रे है, μ2 1, तो आपने लिखा यहाँ पे 3/2 डिवाइड बाय 1 v बाई u की वैल्यू कितनी -15, इतना सही है, इसका स्क्वायर कर दिया आपने। तो यहाँ पे जो ml आया आपके पास दैट इज 3/2 और ये वाली चीज बनी है आपके पास दैट इज 16/9 एंड कुछ कट रहा है ना, ये तो 8/3 आ रहा है मेरे पास, ये ml आ गया। अब मैं देखूं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, जो आपके पास में लेंथ ऑफ इमेज आएगा, लेंथ ऑफ इमेज वो कितना है दोस्तों, मेरे पास जैसे ml इनटू में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 1 mm है, ml आपके पास 8/3 है, तो 8/3 mm आपके पास लेंथ आ गया। और ये किसके बराबर है आपके पास, इसको अल्फा में बीटा के बराबर बोला गया, तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज 5। क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 38 आपके पास थोड़ा ठीक सवाल है, बोला गया इसके अंदर की तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है कुछ b इस रीजन के अंदर, और एक साइडर इसका मास कुछ m है, इसकी लेंथ कुछ स्मॉल है, यहाँ पे एक इंडक्टर है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कुछ l है, और इसको t = 0 पे v0 वेलोसिटी इंपार्ट की है आपने, तो इसने बोला कि स्पेसिफिक टाइम पे करंट कितना होगा ये पूछा गया है। इसने बोला इसके अलावा कोई भी रेजिस्टेंस आपको इग्नोर, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और कहीं कोई और कुछ नहीं, आइडियल कैसे ही करता है। तो मैंने बोला यार इसकी वेलोसिटी बदलती रहेगी, क्योंकि अगर आप इसको वेलोसिटी देंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा, कुछ करंट आएगा, करंट की वजह से कुछ फोर्स आएगा। तो मैंने बोला किसी भी इंस्टेंट पे अगर मान लेते हैं वेलोसिटी v है स्लाइडर की, तो vbl को आप किसके बराबर करेंगे, l di/dt। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन नंबर 2 ये सिंपल इक्वेशन है, इसके जो ईएमएफ होगा इसके कैसे होगा, ठीक है जी। सेकंड चीज बताइए, सेकंड चीज अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस पर जो फोर्स होगा स्लाइडर पे वो कितना होगा, I इसकी लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू m इनटू में a, ये सेकंड इक्वेशन। अब मुझे क्या है I की वैल्यू चाहिए, यहां से I निकाल के इसे पुट कर देता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको मैं प्रोसीड कर रहा हूं इस इक्वेशन को, तो ये ऐसा बन गया आपके पास दैट इज v dt इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपके पास बाहर bl निकाल लीजिए और ये बन गया आपके पास l इंटीग्रेशन ऑफ डी। तो इसकी लिमिट देखिए t इज इक्वल टू 0 पे, ये आपके पास में करंट था वो 0 था, किसी जनरल टाइम t पे आप करंट कुछ i मान लीजिए, तो कितना है आपके पास l इनटू में i, दिस विल बी इज इक्वल टू bl, v dt क्या बन जाएगा, x बन गया तो x होगा, तो i की वैल्यू कितनी आएगी, blx डिवाइड बाय l। क्लियर? ये x का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है आपको, तो मैंने यहाँ पे i की वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैल्यू कितनी बनी मेरे पास, b स्क्वायर l स्क्वायर x डिवाइड बाय कैपिटल L डिवाइड बाय n इज इक्वल टू a। ठीक है, ये माइनस साइन लगाया जा सकता है बिकॉज फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा तो फोर्स इस तरफ लग रहा होगा आपके पास। तो ये जो टर्म है आपके पास में एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे ओमेगा कितना मिल गया, ओमेगा मिल गया मुझे अंडर रूट बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम एल, ये बन गया, ये मिल गया मुझे ओमेगा। अब देखिए जो टाइम पीरियड है आपके पास में, कितना टाइम, इसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय रूट एम एल। ये जो टाइम दे रहा है आपको, ये वाला टाइम क्या है आपके पास, t by 8 है आपके पास जो टाइम है ना, जब देखिए सवाल में वो t by 8 है, बिकॉज इसको डिवाइड बाय 1 by 8 तो तब जाके वो टाइम आएगा, तो t by 8 टाइम की बात की है आपके पास में करंट कितना होगा, तो हम निकालते हैं भैया। देखिए ऐसे तो कुछ केस बना दिया मैंने, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है और आपसे बोला गया t by 8 टाइम पे क्या होगा, तो t by 8 टाइम पे ये जो एसिटम वाला पार्टिकल है वो कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे बना दिया, ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा दैट इज ओमेगा इनटू में t by 8, ये वाला आपको एंगल मिल गया। ठीक है, तो ये पार्टिकल आपके पास में जो रोड है वो इस वाले एक्सिस पे आप एसिटम मान लेते हैं, इस वाले एक्सिस पे आप एसिटम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका a संभव है इसका, और आप जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो इतना एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो, तो आप ओमेगा की वैल्यू पुट कीजिए 2 पाई बाय t मल्टीप्लाई t by 8, साफ हो गया, तो कितना एंगल आया बस पाई बाय 4, तो ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल भी कितना 45, मतलब जिस इंस्टेंट की बात की ना उस टाइम पे तेरे पास जो x होगा वो होगा दैट इज a by √2। अगर आपके पास में x मैक्सिमम का 1 by √2 है तो करंट भी आपके पास में उस टाइम पे I max का √2 होगा।
क्यों? क्योंकि अगर x ऐसे जंप कर रहा है तो i भी ऐसे जंप कर रहा है। ये इस इक्वेशन दिखाई दे रहा है ना, x और i दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर x मैक्सिमम पे होगा तो i मैक्सिमम पे होगा, और x अगर अपनी a/√2 वैल्यू पे होगा तो i भी अपनी मैक्सिमम की a/√2 वैल्यू पे होगा। i मैक्स निकाल लेते हैं, कैसे लिखेंगे? हाफ m v0² इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा तो सारी वैल्यू किसमें चली जाएगी? हाफ l i²। तो यहाँ पे i मैक्स हो गया ना, तो यहाँ पे तेरे पास i मैक्स कितना आ गया? i मैक्स तेरे पास आ गया हाफ से हाफ साफ हो गया तेरे पास। तो यहाँ पे जो i मैक्स मिल रहा है हमें, दिस इज m/l का रूट मल्टीप्लाई v0, ये है। और आपको जो आंसर चाहिए, तो आंसर कितना आएगा आपके पास? इसका √2। तो हमने यहाँ पे लिखा है इसका, दैट विल बी, जो आंसर आएगा मेरे पास दैट इज m/l, यहाँ पे √2 अंदर चला गया, यहाँ पे v0²। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास में था, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी? अल्फा की वैल्यू पूछी, इसको अल्फा बोला है सवाल में। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हुई तेरे पास? 2 होगी। इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा अजीब है, एक बार आप देख लीजिए। 39 में आपको सेटअप गिवन है कि एक प्लैंक है, फिर 3 kg मास है, 2 kg मास है, और ये पूरा सेटअप ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। आपको बोला गया इसके बीच में यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना होगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया। तो कितने का बन गया? 5 kg का बन गया। इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, कौन लगा रहा है? प्लैंक लगा रहा है, इसी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 10 न्यूटन और नीचे की तरफ 15 न्यूटन। अब आप इक्वेशन लिख दो, आप क्या लिखेंगे? बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो n - 50 - 10 इज इक्वल टू ma। तो ma की वैल्यू कितनी है? 10। यहां से बस n की वैल्यू कितनी आएगी? 70 न्यूटन। नॉर्मल जगह 70 न्यूटन आ गया, और हमसे पूछा है दिस बाय 10। तो अगर आपके पास नॉर्मल बाय 10 अगर तो देखा तो कितना आंसर आ जाएगा? 7। तो इसका आंसर कितना होगा तेरे पास? 7। प्रॉब्लम नंबर 40 आपके पास में रोटेशन का एक सवाल है। इस सवाल में हम एक सीधी मिस्टेक करते हैं, बाकी सब सही कर लेते हैं। वो बताऊंगा कि क्या सीधी मिस्टेक लोग यहाँ पे करते हैं। इस सवाल को पहले समझ लीजिए। सवाल में ऐसे रस्सी बांध के नीचे खींचा रहा है F फोर्स, और ये आपके प्योर रोलिंग कर रहा है। तो आपको बोला कि म्यू की कुछ वैल्यू वगैरह होगी, तो आप बताइए F मैक्सिमम कितना हो सकता है ताकि प्योर रोलिंग हो जाए। तो पहली बात ये देखिए, ये कैसे घुमाना चाह रहा है? ऐसे घुमाना चाह रहा है। तो प्योर रोलिंग के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट से आगे जाएगा, तो इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स चाहिए, तभी तो सेंटर ऑफ मास एक्शन आगे की तरफ आएगा। बिकॉज़ ऐसे घूम रहा है, ऐसे अल्फा तो है, पर a = अल्फा बैलेंस करने के लिए तभी तो प्योर रोलिंग होगा ना। a = अल्फा होगा, तो a के लिए एक फोर्स आगे की तरफ होना चाहिए, और वो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखना आपको समझ में आना चाहिए। कैसे देखा हमने? भाई ये बॉडी ऐसे घूमेगी, अगर ये बॉडी ऐसे घूमेगी तो इसको इस तरफ एक एक्सीलरेशन भी तो चाहिए, वो कौन देगा? F देगा, क्योंकि ये एक्सीलरेशन नहीं दे सकता, ये सिर्फ आपको एंगुलर एक्सीलरेशन दे सकता है, लीनियर एक्सीलरेशन दे सकता नहीं है। तो मैंने पहली इक्वेशन लिखी F = ma/cm। बहुत बढ़िया, ये ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन है। अगर आप रोटेशन के कोरस्पोंडिंग लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास? Fr, ये ऐसे घुमा रहा है, और -f इनटू में r, ये फ्रिक्शन, क्योंकि वो ऐसे घुमा रहा है, इज इक्वल टू कितना है आपके पास? I अल्फा, और I क्या है? डिस्क है आपके पास, तो mr² इनटू में अल्फा, और अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं? ये अल्फा लिख दिया, और ACM किसके बराबर होगा आपके पास? अल्फा इनटू में r। इज इट क्लियर? तो ये वाली इक्वेशन रोटेशन की थी, ये वाली जो इक्वेशन है वो रोटेशन की है, और ये वाली ट्रांसलेशन की है। अब इस वाली इक्वेशन थोड़ा चेंज किया जाए, तो ये बना f - f, r इससे काट दिया हमने, r यहाँ पे काट दिया, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू पुट कर दी ACM/r, तो ये कितना बन जाएगा? MACM/2, और एक इक्वेशन है F = MACM। अब दोस्त निकालना क्या है? निकालना है F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है लिमिटिंग केस के अंदर। तो लिमिटिंग केस में जो फ्रिक्शन होगा वो अपना पूरा दम लगा रहा होगा, तो पूरा दम कितना लगा सकता है? म्यू इनटू में नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू mg है क्या? नहीं, ये mg नहीं है, ये कितना है? mg + f। ये खतरा है, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? एक तरफ mg लग रहा है, ये f, दोनों को नॉर्मल बैलेंस कर रहा है ना आपके पास, तो यहाँ पे एक f फोर्स भी आपको लिखना पड़ेगा। अब आपका सवाल खत्म हो चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप सोल्व कर दो इसको। f, इस f की जगह वैल्यू पुट कर दो आपके पास म्यू mg + f, ठीक है जी। और यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई f/2, दैट इज म्यू mg + f/2, ठीक है सर। अब आप इसको f की वैल्यू कितनी आ गई? f आ गई 3/2 म्यू mg + f। मुझे f की वैल्यू निकालनी है, तो f इधर कॉमन आ गया आपके पास, तो ये कितना बन गया? 1 - 3/2 म्यू इज इक्वल टू 3/2 म्यू mg। तो f की वैल्यू तेरे पास आ गई 3
म्यू एम जी डिवाइड बाई 2 माइनस 3। इज इट क्लियर? ये एफ की वैल्यू है। अब हमें क्या बोला गया, एफ की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालना है 2 माइनस 3 म्यू डिवाइड बाई म्यू एम जी मल्टीप्लाई एफ नॉट। एफ नॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सवाल में देखिए उसमें ये बोला गया दिस मल्टीप्लाई एफ नॉट की वैल्यू, तो एफ नॉट देखते 3 म्यू एम जी डिवाइड बाई 2 माइनस 3 म्यू, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, आंसर कितना आ गया तेरे पास 3, इसका आंसर आ गया। तो सवाल अच्छा था, एक किसी भी मिस्टेक की जगह थी वो यहाँ पे थी। आपके पास प्रॉब्लम नंबर 41 देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा है, और उसमें सवाल सिंपल अगर आप करने बैठेंगे तो इसने बोला कि अगर 40 वायर्स है, हर एक की रेजिस्टेंस 1 ओम है, आर यूज्ड टू मेक ए केज, एक केज बनाया, इसका फ्रंट व्यू भी दिखा रहा हूं, इसके पीछे जब वैसा है फिर ऊपर डंडिया खींची, जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है मुझसे बनेगा नहीं बोर्ड पे, से मैंने बनाया नहीं, ठीक है। और आपको बोला गया कि बैटरी से कनेक्ट किया गया, डायग्राम आप देख लीजिए एक बार। पहले देखिए 40 जो थे बोला गया 40 क्या है 40 वायर्स है। 40 वायर कैसे हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये होगी, 8 इसमें होगी, 8 उसी में होगी, 16, ठीक है। फिर ये देख 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तेरे पास 8, पहले थोड़ी 1 का गिन लेते हैं ना, पहले ये साइड 8 आई तेरे पास, ये वाली भी 8 आई, तो 8 8 कितने होगा 16 होगी, इसमें 16 वायर्स होगी, सिमिलरली उसमें भी 16 होगी, 16 से 32, और ये जो इसको जोड़ने वाली 8 वायर्स है 8 वो होगी, टोटल कितनी हुई 40, क्लियर है। अच्छा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे केस का आई करंट निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला मान ले यहां से कुछ आई करंट एंटर कर रहा था, ऐसे आई करंट एंटर, तो इससे कितना जाएगा तेरे पास I/8, फिर सिमिलरली इससे आगे जा रहा होगा वो भी कितना जा रहा होगा I/8, क्लियर। फिर यहाँ पे जाके ऐसे वापस ऐसा यहाँ पे ऑक्टागन बना हुआ है, उससे वापस यहाँ पे सेंटर पे कितना जाएगा I/8, फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा I। डायग्राम में समझ पाएगा तो ये बात, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री का सब में तो 8 इसमें बढ़ जाएगा करंट, तो यहाँ पे I/8, फिर आगे यहाँ पे I/8, फिर यहाँ पे ये वाला आपके तेरे पास ऑक्टागन है इस तरीके का, ठीक है, ड्राइंग नहीं बननी मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पे I/8 आ गया, फिर बाहर इधर I निकल गया। तो अगर तो इसका R इक्वल निकालने कैसे निकालेगा, ड्रॉप देखते हैं, माइनस इसके अक्रॉस, आगे चल इसके अक्रॉस कितना आएगा, माइनस इज इक्वल टू I इंटू में R इक्वल। ये मेथड है ना रेजिस्टेंस को निकालने का, माइनस I इंटू में R इक्वल। सब I साफ हो गया, तो R इक्वल की वैल्यू कितनी है तेरे पास, दैट इज 3R/8। ये भाई साहब कितना आ गया तेरे पास, R इक्वल आ गया इस केज का। अब ये बोला हीट लॉस थ्रू द केज कितना है वो हमें निकालना है। तो यार ये वैल्यू R की वैल्यू है तेरे पास कितनी है, 1 ओम है, तो ये वाली वैल्यू तेरे पास आ गई 3/8 ओम, ये केज की रेजिस्टेंस आ गई। तो पहले हम करंट निकालते हैं, करंट कितना आएगा। तो इसकी तो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी की, बैटरी ऐसा है तेरे पास, बैटरी के कितने वोल्टेज का 8 वोल्ट का है, और ये वैल्यू है तेरे पास 0.125, फिर 1000 आ गया तेरे पास ये, और ये कितना बन जाएगा, ये 1/8 हो गया तेरे पास, ये 1/8 हो, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1/8 ओम होगी, ठीक है। तो I कितना है तेरे पास, E बैटरी का E कितना है, I R इक्वल कितना हो गया 3/8, इंटरनल रेजिस्टेंस 1/8, नेट कितना बना तेरे पास 1/2 बना, तो यहाँ पे 1/2 ओम आ गया, तो I की वैल्यू आ गई 16 एम्पीयर, ठीक है जी, 16 एम्पीयर I की वैल्यू आ गई तेरे पास। अब मुझे निकालना है क्या, हीट लॉस थ्रू केज, तो हीट लॉस थ्रू केज पूछा है, कितना है तेरे पास I²R, तो I², और केज की रेजिस्टेंस कितने तेरे पास 3/8 16, तो ये कितना बन रहा है तेरे पास, ये 6 इंटू में 16। अब इसने किसके बराबर किया, 12 बीटा के बराबर किया, 12 बीटा, तो ये 6, ये 2 और ये 8, तो बीटा की वैल्यू कितनी है तेरे पास 8, तो आंसर कितना आ जाएगा तेरे पास 8, इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो सवाल सिंपल था, डायग्राम थोड़ा सा अजीब था, तो सवाल देखिए हिम्मत नहीं आना है, सवाल एक बार करना है। और नंबर 42 आपके पास में कैपिलरी ट्यूब का सवाल है। आपको बोला गया कि वाटर की सरफेस से कैपिलरी ट्यूब को 25 mm तक बाहर निकली हुई है, बाकी सब डाटा गिवन है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो आपके पास में लेंथ है कैपिलरी ट्यूब की सफिशिएंट है या फिर इनसफिशिएंट है। तो उसके लिए मैंने बोला अगर मान लो सफिशिएंट लेंथ होती तो H का फॉर्मूला आता है H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय r rho g, ये जानते हैं ना हम, ठीक है। 2t की जगह वैल्यू पुट कर दी 0.075 cos थीटा, थीटा की कांटेक्ट एंगल 0 है आपके पास में, तो ये 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय r की जगह 0.5 mm है तो 1000 कर दिया आपने, और रो की जगह 1000 आ गया, और ये वाला 10 आ गया, ये साफ हो गया तेरे पास, ठीक है। अब और क्या क्या साफ हो रहा है, इसको यहां से साफ कर दिया आपने, और ये वाली वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, डिवाइड बाय 1000 हो गया इसकी जगह, तो ये बना 15 और ये 30, आपको 30 mm चाहिए सफिशिएंट, 30 mm।
तो इतनी सफिशिएंट हाइट होती, मतलब अगर आपके पास फुल लेंथ होता ना कैपिलरी ट्यूब का 30 mm तक वाटर रेज करता, पर भाई साहब आपके पास जो कैपिलरी ट्यूब की लेंथ है वो 30 है नहीं, वो कितनी आपके पास 25। अब भाई साहब 25 का तो कौन सा केस है ये आपके पास इनसफिशिएंट लेंथ का केस है। तो उसमें क्या होता है, वाटर टॉप मोस्ट पोजीशन तक जाता है और अपने मेनिस्कस की शेप को बदल के इस हाइट पे एडजस्ट कर देता है। तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ का प्रेशर कुछ पी नॉट मान लिया, तो मैंने कहा पी नॉट माइनस 2t/r, ये मेनिस्कस की रेडियस है। अगर सफिशिएंट लेंथ होती ना दोस्त तो मेनिस्कस r के बराबर ही होता, बिकॉज कॉन्टैक्ट एंगल 0 था। पर अब वो सब नियम नहीं लगेंगे, बिकॉज वाटर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके अपने मेनिस्कस की शेप उसको बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा पी नॉट माइनस 2t/r प्लस रो gh इज इक्वल टू अगेन पी नॉट, यहां से साफ हो गया आपके पास। तो 2t/r, r किसकी रेडियस है, मेनिस्कस की, इज इक्वल टू रो gh, रो की जगह 1000, g की जगह आपके पास 10 और h की वैल्यू कितनी 25 mm, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, इसने इसको मार दिया। 2 की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास कितनी वैल्यू बन गई, r जो आ रहा है आपके पास, r इज इक्वल टू t की वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू कितनी है 0.075 डिवाइड बाय ये वैल्यू कितनी बन गई 125, ठीक है 25 और 5 125 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1000 आ गया। अच्छा ये वाली वैल्यू कितनी बनी आपके पास 25 से डिवाइड कर देते हैं 5 और 3, तो कितना है 3/5 mm आ रहा है, 3/5 mm। तो आपके पास रेडियस है 3/5 है, पर इसने क्या है कि इसको रेडियस को कुछ बोला 3/5 इज इक्वल टू α/10 बोला इसने ना। तो आप देख लीजिए ये कितना आ गया, दो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 43 आपसे बोल रहा है कि एक ग्राफ गिवन है, फोर्स वर्सेस जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपको गिवन है, और ये जो फोर्स है ना वो आपके पास में रेसिस्टिव फोर्स है, मतलब ये आपके पास में जिसका जो बर्डन आएगा वो नेगेटिव बर्डन आएगा, ठीक है। आपसे बोला गया इनिशियल वेलोसिटी कुछ मास वगैरह वो सब गिवन है, तो बोला जब यहाँ तक पहुंच गया वो तब उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी ये पूछा है। तो मैंने बोला है वर्डन निकालना है, तो वर्डन क्या होता है आपके पास F.x होता है, तो F.x अगर आप देखेंगे तो आप ये dw पे F.dx लिखा जा सकता है, फिर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो Fx का एरिया अंडर द कर्व, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये वर्डन होगा। तो वर्डन कितना है तेरे पास हाफ, इसका एरिया देखा 4 × 20 40 आ गया -40 जूल आ गया, माइनस का कुछ कैसा फोर्स तेरे पास रेसिस्टिव फोर्स था, तो -40 आ गया। अच्छा ये वर्डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब भाई साहब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, हाफ m v² की कितना गया 4, तो ये कितना गया 50 आ गया तेरे पास। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी दोस्त तेरे पास 10 जूल आ गई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल तेरे पास आ गई 10 जूल। तो उससे किसकी वैल्यू पूछी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 5, डिवाइड बाय 2 पूछा है ऑप्शन में, क्लियर है ये बात। ध्यान कई बार लोग क्या करते हैं सवाल ढंग से नहीं पढ़ते, रेसिस्टिव फोर्स नहीं पढ़ पाते, इस वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो रेसिस्टिव फोर्स है इससे वर्डन क्या आएगा आपके पास नेगेटिव आएगा, फिर आपके पास पहले वैसे कुछ ऐसे थी फिर ऐसे जाएगा फिर उल्टा रुकेगा फिर उल्टा जाएगा, तो ये आएगा। नेक्स्ट सवाल में अगर आप देखेंगे 44 में बोला कि यहाँ पे ऐसा आपके पास स्क्रीन है, ऐसे स्क्रीन बना दी, यहाँ पे ऐसे एक P है ये Q है और इनके बीच में जो लेंथ है वो है 3 लैम्डा। अब से बोला गया कि इस स्क्रीन पे ऊपर प्लस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी तक कितने मिनिमा दिखाई देंगे। तो मेरे को जो मिड पॉइंट है बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉइंट है वाई पार्ट डिफरेंस कितना है तेरे पास 0, क्लियर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस आ रहा होगा 3 लैम्डा आ रहा होगा, कैसे 3 लैम्डा आ रहा होगा, दोनों पैरेलल हो जाएंगे इंफिनिटी पे, तो पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा। नीचे का देखेंगे तो पार्ट डिफरेंस कितना -3 लैम्डा। अब देख इस सिचुएशन में तुझे क्या चाहिए, तुझे चाहिए मिनिमा, तो यहाँ पे मिलेगा λ/2 पे, फिर मिलेगा 3 λ/2 पे, फिर मिलेगा 5 λ/2 पे, इससे ऊपर तो 7 λ/2 तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज़ मैक्सिमम 3 लैम्डा है। सिमिलरली नीचे मिलेगा λ/2 -3 λ/2 -5 λ/2। दोस्त कितने मिनिमा है 1 2 3 4 5 6, तो ये सिंपल सवाल था, इसमें कितने मिनिमा मिलेंगे आपको 6 मिनिमा मिलेंगे, क्लियर। 45 सिंपल सवाल आपको बोला गया द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट इन एयर में भाई आपने ब्लॉक सस्पेंड किया है, डायग्राम बनाया तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो रीडिंग थी वो mg थी, इसके लिए कितने पास 60 न्यूटन, बहुत बढ़िया। फिर इसने बोला कि जब आपने इसको पानी में डुबो दिया, अब इसको पानी में डुबो देते हैं, ये ब्लॉक था इसको पानी में डिप कर दिया आपने, पानी के अंदर ब्लॉक आराम से बैठा है।
अब इसके ऊपर कितने, अब इसकी रीडिंग है वो बता रहा है 14 न्यूटन। 14 नेट है, इस पे कौन कौन सा फोर्स है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या है दोस्त तेरे पास fb लग रहा है, तो तू क्या बोलेगा mg माइनस fb इज इक्वल टू 40। mg 60 है दोस्त तेरे पास, तो fb की वैल्यू कितनी है तेरे पास 20 न्यूटन। ठीक, अब यार ये क्या है, ये v सिग्मा g, ऐसे बोल सकते हैं ना, सिग्मा इसकी डेंसिटी होगी, ड्रॉप की डेंसिटी कुछ सिग्मा मान ले, लिक्विड डेंसिटी कुछ रो मान ले, ठीक है। तो ये तो क्या लिखेगा, इसका वॉल्यूम कुछ v मान लिया, तो v सिग्मा g को कितना लिखा 60, v रो g इज इक्वल टू 20, दोनों को डिवाइड मार दे, तो यहां से कितना है सिग्मा बाय रो की वैल्यू कितनी 3 आ गई। तो यही क्या है तेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ग्रेविटी से लोग कंफ्यूज होते हैं कुछ उधर, मतलब mg कुछ आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो रिलेटिव डेंसिटी को आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये उस मटेरियल की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी, आपका रेशियो आ गया कितना 3। कैलोरीमेट्री का सवाल है 46, तो उसे बोला गया 20 ग्राम आइस है, कितने टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कुछ m ग्राम स्टीम है, तो पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो ताकि फाइनल कॉम्बिनेशन आपको वाटर मिले। इतना ही बोला, वाटर कितने डिग्री पे मिले ये नहीं बोला, वाटर मिले। तो मिनिमम चाहिए तो हम कितना चाहेंगे, थोड़ा आके देखते हैं तक। यार इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले इसको पानी में लेके आते हैं, पानी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला ये 20 ग्राम आइस है, कितने पे 0 डिग्री पे, तो कितनी हीट चाहिए तेरे पास, हाफ होती है स्पेसिफिक हीट 20 ग्राम, और टेम्परेचर कितना 10, तो कितना है तेरे पास दोस्त, ये दिस इज 100 कैलोरी। ठीक है, ये 20 ग्राम आइस है तेरे पास 0 डिग्री पे। आगे बढ़ते हैं, मुझे क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो मैंने बोला 20 ग्राम वाटर, कितने पे दोस्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसे कॉरस्पॉन्डिंग कितना चाहिए 20 इनटू में इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है आपके पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80, दैट इज 16000 कैलोरी। मतलब इसको इतनी हीट चाहिए आपके पास 0 डिग्री पानी बनने में। तो ये मिनिमम चाहिए, तो ये भी मतलब 0 डिग्री पानी बन जाए, क्योंकि ये मैक्सिमम हीट इससे लेना है, तो मैक्सिमम हीट को लेने को उस पर नहीं क्या है, हम इससे कहां पे पहुंच जाए m ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैंने बोला सबसे पहले क्या बनेगा तेरे पास, दिस इज m ग्राम स्टीम, ये कितने डिग्री पे था इनिशियली आपके पास 100 डिग्री पे था, तो मैंने बोला ये m ग्राम क्या बन जाए, वाटर बन जाए, कितने पे 100 डिग्री पे। तो इसके लिए कितना चाहिए, m इंटू में 540 होता है, वो सवाल में गिवन भी है 540, इतनी हीट निकली यहाँ पे। और आगे चलते हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ ये m ग्राम वाटर बन जाए, कितने बन जाए दोस्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसे कॉरस्पॉन्डिंग कितना चाहिए 100 m इंटू में 1, तो कितना है तेरे पास 100 m, तो टोटल यहाँ से आपके पास 640 m हीट निकलेगी, और वो इसको मिल जानी चाहिए। जिसको कितनी रिक्वायर्ड आपके 1700, यहाँ पे 0 साफ हो गया, तो m के लिए कितनी आ गई 160 डिवाइड बाय 64। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है तेरे पास, इससे पूछा नियरेस्ट इंटीजर कितना है, नियरेस्ट इंटीजर, तो ये तेरे पास वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, इसको सोल्व करना है। तो ये 64 2 करेगा तो कितना आएगा तेरे पास 128, और ये 30 और 42, सही करा ना, ये 42 40 3 70, ठीक है। अच्छा इसमें आप पॉइंट लगा दें, यहाँ पे 0 लगा दें, तो ये वैल्यू कितनी है 5 में कितना आता है 5 32, तो 5 से ज्यादा आ रहा है, कुछ 6 के आसपास आ रहा होगा। तो ये नियरेस्ट इंटीजर क्या है तेरे पास 3 है, क्योंकि 2.5 से ज्यादा आ रहा है नंबर, इसे कैलकुलेट कर ले, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तेरे पास 3 हो जाएगा। आपके पास पुली बहुत सारी पुली है, पुलियों का जाल है, तो ये इसकी एसिडिटी गिवन है, इसकी निकालनी है। सिंपल सवाल है, क्या करेंगे हम, टेंशन का वर्क जो पावर डिवाइडेड बाय टेंशन 0 कर देंगे, आधा कर देते हैं। इस वजह से टेंशन मान ले T, मान लिया दोस्त, इसमें टेंशन T, इसमें भी कितनी T, इसमें भी कितना T, तो इसमें कितना T, तो यहाँ पे कितना 2T, बढ़िया। चल यहाँ पे T, यहाँ पे भी कितना T, यहाँ पे भी कितना T, यहाँ पे कितना 2T, ठीक है जी, यहाँ पे भी 2T, बहुत बढ़िया। यहाँ पे T, यहाँ पे भी T, यहाँ पे कितना T/2, और यहाँ पे कितना T/2। अब टेंशन लोग इसमें क्या टेंशन 10 लिख देते हैं, अगर टेंशन 10 नहीं लिखेंगे तो जल्दी से काम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्क देखते हैं, तो -2T, T इंटू में B करा, टेंशन ऊपर नीचे जा रहा है, नेगेटिव हो गया, ठीक। इस पे चलते हैं, टेंशन ऊपर जा रहा नीचे -8T, इस पे चलो भाई साहब, ये क्या बोल रहा है टेंशन ऊपर वेलोसिटी ऊपर, कितना है तेरे पास 20T, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आ जा, यहाँ पे क्या लिखूं मैं +T/2 इंटू में B, मैंने मान लिया ऊपर जा रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, मैंने B ऊपर मान लिया, और ऊपर माना इस वजह से पॉजिटिव लिख दिया, इज इक्वल टू 0, T सब T साफ, कितना होता है भाई, ये -10 + 20 + V/2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आपके पास -8 + 10, इधर -10 तो -20 मीटर पर सेकंड, मतलब आपने जो माना है गलत है, ये कहाँ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, किस तरफ से जाएगा -20 मीटर पर सेकंड।
तो अगर ये माइनस 20 मीटर पर सेकंड बोला तो इसने बोला ये 4x के बराबर है, तो x के दोस्त कितनी है मेरे पास 5 आ गई, तो क्या आंसर होगा इसका 5। 48 नंबर प्रॉब्लम आपके पास सिंपल सवाल है। इसमें आपको बोला गया कि मासेस को इस तरीके से अरेंज किया गया, ये वाला एक्सिस आपको y एक्सिस दिखाया है, ये वाला आपको z एक्सिस दिखाया है। प्रॉब्लम ढंग से पढ़ना है, जनरली ये x होता है y होता है, पर की बार ऐसा नहीं है। और ये वाला आपके पास z एक्सिस है, x cos y is equal to z, ठीक है मैच करो। अब आपसे क्या बोला गया, इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बताना है, तो हम क्या करते हैं, एक्सियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ m x mi xi डिवाइड बाय ये होता है समेशन ऑफ m। तो हमने देखा कि ये जो 1 2 3 4 ये जो आपके yz प्लेन में जो m मासेस हैं इनका तो x कोऑर्डिनेट 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप बार वालों का देखेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, दैट इज 3ma डिवाइड बाय टोटल मास कर देते हैं दोस्त, टोटल मास कितना है तेरे पास 7, m ने m को मार दिया, तो जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है तेरे पास वो आ गया 3/7a। तो इसने जो किसकी फॉर्म में लिखा, इसने लिखा na/m की, तो दोस्त n की वैल्यू तेरे पास 3 आ गई और m की वैल्यू तेरे पास 7 आ गई। इसके वैल्यू पूछिए m - n, तो आंसर कितना आ गया 4, और इस हिसाब से आपका FST 7 का पेपर 2 खत्म होता है। पेपर सिंपल था, आप एक बार सारे सवाल गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।